गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आज का जो विषय है हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि एक हम लोग जो है रैखिक समीकरण के बारे में रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमको सबसे पहले ये समझना है कि रैखिक समीकरण होता क्या है और इसका जो है यूज क्या होता है, क्योंकि हर एक टॉपिक मैथ्स हो या साइंस हो, सबका कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है। उसको हमें समझना होता है, मार्केट से उसको डेली रूटीन से रिलेट करना होता है और उसका कहीं ना कहीं उसका अप्लीकेशन होता है। यदि हम लोग चीज़ों को अच्छी तरह से समझना स्टार्ट कर देंगे, या ये अप्लीकेशन इसका कहाँ होता है, तो हम आसानी से मैथ को न ही सॉल्व भी करेंगे बल्कि इंटरेस्ट लेकर के उस पर काम भी करेंगे। बस समझने का थोड़ा सा दिशा बदलने की जरूरत है। यदि सिर्फ आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग फील होगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रिलेट कर रहे हैं कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इसको मैं सीख करके कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहीं यूज करूंगा इसको, तो आपको अच्छा लगेगा। तो रैखिक समीकरण जो होता है हमारे दैनिक जीवन में, उसको जो है हम ऐसे कर सकते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है कि अगर मान लेते हैं कि पेन और कॉपी का अगर रुपीज मिल करके 10 रुपीज है। अगर आप किसी शॉप में गए हैं, एक पेन लिया और एक कॉपी ली है जिसकी कीमत जो है 10 रुपीज है। अगर आपको एक पेन की कीमत बताया गया कि 2 रुपए है, तो हम निकाल सकते हैं कॉपी का कीमत क्या होता है, यानी कि 2 पेन की जगह पर रखेंगे और कॉपी का वैल्यू निकाल देंगे। यानी कि 10 - 2, 8 रुपीज कॉपी का दाम हुआ। ये हम रैखिक समीकरण से यानी लीनियर इक्वेशन से हम लोग अप्लीकेशन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पिता और पुत्र के बीच में एज निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हमारे जैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं V = U + AT। ये सब कहीं ना कहीं एल्जेब्रिक में हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, क्योंकि एल्जेब्रा जो होता है मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और उसको एल्जेब्रा को कांस्टेंट और वेरिएबल, चर और अचर में डिफाइन किया गया है। उसी का एक हिस्सा है हमारा लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर हम 8 क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से पढ़ चुके हैं, यानी कि सिर्फ एक्स के बारे में बात होगा या वाई के बारे में बात होगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। आपके 10 क्लास सिलेबस में टू वेरिएबल्स है। उसी को हम लोग आज देखेंगे, समझेंगे कि कब जो होता है उसका कुछ सर्कुलर होता है, नियम होता है, उसको समझना होता है। कैसे हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वाई का वैल्यू निकालेंगे। ये सब चीज़ें आपके 1 साल से आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई करके उसके बारे में पता चला, आप जानकारी होगा। आज के वीडियो में हमारा मुख्य पर्पस है कि थोड़ा सा ब्रीफ देते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कराना, क्योंकि एग्जाम टाइम है और उसी के बीच में हम लोग को फास्ट भी काम करना है और चीज़ों को, टॉपिक को समझना भी है। तो आइए देखते हैं। यदि हम बात करें रैखिक समीकरण की, तो रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी मानक जो होता है फॉर्म, ये होता है ax + b = c। ये हमारा ये एक वेरिएबल यानी कि वन वेरिएबल में है। वन वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या हो गया, ये एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी कि ये वेरिएबल हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी कि कांस्टेंट बोले तो वेरिएबल, चर और कांस्टेंट अचर हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, अचर हो गया। ये हम पढ़ रहे हैं वन वेरिएबल यानी एक चर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हमारे अंदर ये जो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि चर और अचर क्या होता है। तो कांस्टेंट है वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है, जो स्थिर होता है, यानी कि हम उसको बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं सन जो होता है, सूरज हमेशा पूरब की ओर उगता है, तो ये कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलेगा, है ना। जैसे आप एक टाइम के लीजिए, टाइम जो होता है हमेशा बदलते रहता है, ये हमारा वेरिएबल हो गया। तो वैसी थिंग्स जो होते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बदलते रहते हैं। जैसे सोने की कीमत बदलती रहती है, इसी तरह से उसको हम वेरिएबल में काउंट करेंगे।
और कुछ ऐसी चीजें जो होती है जो एकदम फिक्स होती है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अचर में डालेंगे। जैसे हो गया एक रूम में अगर मान लीजिए कि कहीं दरवाजा है, तो वो एक तरह से फिक्स है, वो कभी नहीं बदल सकता है। इसी तरह से बहुत सारे आप एग्जाम्पल आप खुद से देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। परिभाषा डिफिनीशन यही होता है कि वैसी चीजें जो बदलती रहती है उसको हम चर कहेंगे, जो नहीं बदलती है उसको अचर करेंगे। तो बीज गणित में और लीनियर इक्वेशन से हम लोगों को यही पता लगाना होता है कि एक अननोन नंबर क्या होगा। यानी कि इस इक्वेशन से हम एक तरह से एक पहेली है कि इस फिल द ब्लैंक्स में यहाँ पर हम क्या रखेंगे। एक्स के जब एक यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये 5 है यहाँ पर, और x हमें फाइंड आउट करना है। यानी क्वेश्चन ये बन रहा है हमारा, इस x में क्या जोड़ेंगे, क्या ऐड करेंगे कि 10 आएगा। तो इसका ऐसे तो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं कि 5 होगा, लेकिन कैसे निकालेंगे ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 10 में से ये 5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और हमारा जो ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं वन वेरिएबल, अब ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी है। यहाँ हम देखेंगे यहाँ पावर 1 है, तो ये हमारा अंडरस्टूड है x पावर 1, यानी इसको हम लोग x लिखते हैं। अगर ये x स्क्वायर हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे इसको, है ना। इस लीनियर इक्वेशन यानी कि एक वैसा समीकरण जिसका वेरिएबल का पावर 1 हो, उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण। और इसका जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे सिंगल लाइन आएगा, या ऐसे आएगा, या इस तरह से आएगा। जब भी आएगा तो सिंगल ही आएगा। लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनाएंगे तो पाराबोला होगा, या तो इससे कैप की तरह होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा। तो पूछा जाता है कि रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे, सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर ही हम लोग काम करेंगे, तो इसी को ध्यान रखते हुए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और बाकी जो होता है एक वीडियो और आएगा जो आप पर स्टेटमेंट पर, लीनियर इक्वेशन में स्टेटमेंट पर क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिसको समझने में स्टूडेंट्स को काफी कठिनाई होती है, क्योंकि वो जब तक स्टेटमेंट समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। आज 50 क्वेश्चंस है, उसके इर्द गिर्द ही हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग पढ़ेंगे टू वेरिएबल पर। लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल की जब भी बात करें तो x होगा, y होगा, या p होगा, q होगा, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा टू वेरिएबल में होगा। और टू वेरिएबल इन टू इक्वेशन, अगर हम ऐसे बात करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमारा एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया, टू वेरिएबल। यानी इसका पावर 1 होता है, इसका पावर 1 होता है। ये अंडरस्टूड है, इसको नहीं लिखा जाता, x प्लस वाई हम लिख देंगे, हमारा काम चल जाएगा। अब हमें समझना है कि ये लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो हमेशा देख रहे हैं कभी x प्लस वाई, कभी 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, इस तरह के आपको समीकरण देखने को मिलेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन टू वेरिएबल इन वन इक्वेशन, ये हमारा वन इक्वेशन में हो गया। लेकिन हमारे सिलेबस में अभी पढ़ना क्या आपको, टू वेरिएबल्स इन टू इक्वेशंस। यानी कि हम जब भी बात करेंगे तो दो इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो दो इक्वेशन क्या बनेगा, ये जैसे मैंने अभी बताया कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, या ऐसे सीधी रेखा बनेगा। तो दो इक्वेशन यदि हम लेते हैं तो इसका जो बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। दूसरा हो गया a2x, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। यानी इस प्रकार हमें पढ़ना है दो इक्वेशन के बारे में दो वेरिएबल के साथ। तो इसका अगर मान लेते हैं ग्राफ ऐसे आएगा, इसका हो सकता है कंडीशन ऐसे आएगा। तो तीन कंडीशन दिखाई देगा जब भी ग्राफ हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ जब बनाते हैं हम लोग तो इस पर
ऐसे इन दोनों का ग्राफ में कभी सिचुएशन ऐसे आ सकता है, कभी सिचुएशन ऐसे आ सकता है, एक पॉइंट पर कटेगा। कभी ग्राफ जब बनेगा तो ऐसा होगा कि एक ही लाइन पर दोनों जो है लाइन कोइंसाइड होगा। तो हम समझेंगे कि आसानी से कुछ सर्कुलर है, कुछ नियम है, कुछ फॉर्मूलाज है, उसको उस पर यदि हम लोग सेट कर ले तो हम लोग आसानी से पता चला सकते हैं कि ये इसका वैल्यू निकलेगा या नहीं निकलेगा। आपको इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं हो कि इक्वेशन हम लोग कंटिन्यू करते गए और पता चल रहा है कि अरे ये तो इस इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम इस तरीका सीख ले। अगर तरीका सीख लेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रफ में आप कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने बताया कि ग्राफ जब बनेगा अगर ऐसी कंडीशन होगा और एक कंडीशन हमारा होगा ऐसे और एक कंडीशन होगा इसी पर ओवरलैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा। जब ये हमारा कंडीशन ऐसे होगा, ये यानी कि ये हो गया हमारा समांतर यानी कि पैरेलल लाइन हो गया। दोनों रेखा क्या हो गया? पैरेलल लाइन हो गया। जब ये पैरेलल हो गया तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा, कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगा, यानी ये असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है क्या हो जाएगा? असंगत है या नो वैल्यू, यानी कि इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। इसका कंडीशन ये है, इसका कंडीशन ये है कि यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ये रहे कंडीशन तो हम कहेंगे कि समांतर है और इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। और इसका जो इसको बोलते हैं यूनिक, यानी कि संगत वैल्यू, यानी कि दो रेखा जब एक ही पॉइंट पर कटता है तो इसका वैल्यू निकलेगा। इसको बोलेंगे हम लोग संगत या अद्वितीय होगा। अद्वितीय, इसका एक हल होगा। कितना? इसका एक हल होगा, एक हल होगा। इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये इसको बोलेंगे हम लोग कॉइंसाइड। क्या बोलेंगे? कॉइंसाइड, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे समपाती। क्या बोलेंगे? समपाती। तो इसमें क्या हो गया? अनेक हल निकलेंगे। क्या निकलेंगे? अनेक हल निकलेंगे। इसमें कोई हल नहीं निकलेगा, इसमें असंगत यानी कि एक हल होगा, और आपका ये संपाती है, इसमें अनेक हल होंगे। आपको ये चीजें याद करना हो। तो इसके लिए कंडीशन ये हो गया और इसके लिए कंडीशन ये हो गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये हमारा फॉर्मेट में आ गया तो हम आगे कंटिन्यू इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ग्राफिकल मेथड भी होता है। आप इसको पढ़ चुके हैं और इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। कोई भी तरीका से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में ये नहीं पूछा जाता है कि इस मेथड से निकालें। और इसके लिए क्या होता है कंडीशन? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये रहे तो हम क्या बोलेंगे? कोइंसाइड बोलेंगे, यानी कि संपाती। इसमें पूछा जाएगा अनेक हल होंगे। तो ये अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ताकि आपको इससे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सके। चलिए अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले कई सालों में ये सब क्वेश्चन आते रहता है, वो उसी को लेकर के बनाए हुए हैं और देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सा रैखिक समीकरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, तो जैसे यहाँ पर ए दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, बी यहाँ पर मिक्सअप हो गया ऑप्शन, सी दिया हुआ है यहाँ पर, डी दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया लीनियर इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस वाई बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये नहीं होगा। एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ एक्स वाई, ये नहीं होगा। एक्स स्क्वायर इक्वालिटी क्वेश्चन में आ गया, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? गुणा 1 हो जाएगा, और b का कोफिशिएंट गुणा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। c का वैल्यू क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो हमारा पहला का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। पूछ रहा है कि x और y क्या है। तो x और y क्या है, अभी मैंने बताया x और y क्या है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया x प्लस by, और इसको इधर भेजेंगे यानी कि c इक्वल टू 0। तो हमारा x और y क्या है, जैसे मैंने बताया वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। ये दोनों वेरिएबल है, यानी कि इसको बोलेंगे हिंदी में चर। यहाँ पर वेरिएबल्स, ये हो गया चर। कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट हमारा क्या होगा 3। ये पूछा जाता तो बोलते आप कांस्टेंट है, यानी कि अचर है। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट को अचर है। रूट्स हो गया, इसको बोलेंगे मूल बोलेंगे, और ये हो गया अचर, और फैक्टर्स बोलेंगे गुणनखंड। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है एक्स और वाई के बारे में, ये क्या हो गया वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो पूछ रहा है इसमें से आपको कि कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दे दिया हुआ है, यहाँ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, बारी बारी से हम चेक कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 1। तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, लेकिन यहाँ 5 चाहिए थी हमारे ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 2 रखते हैं और 3, एक्स का वैल्यू 2 रखते हैं और ये 3, ये हमारा 5 आ गया, यानी ऑप्शन हमारा ये सही लग रहा है। 3 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें से एक्स और वाई का वैल्यू पुट करना है और सेटिस्फेक्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है। मैंने अभी बताया रैखिक समीकरण जो भी बनाइएगा तो ग्राफ क्या होगा, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा, यानी कि कर्व नहीं होगा, सर्कल भी नहीं होगा। सर्कल मतलब वृत्त, कर्व मतलब घुमावदार, स्ट्रेट लाइन ये सीधा, पैराबोला जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया, यानी कि ये भी नहीं होगा, सर्कल भी नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन में क्या बोलेंगे, सीधी रेखा। कह रहा है कि x इक्वल टू 3 का ग्राफ होगा, क्या होगा, एक ग्राफ बने आप। ग्राफ में क्या होता है, ये होता है x और ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। यानी ये मतलब पॉइंट 1, ये 2, ये 3, ऐसे आप अनंत तक लिख सकते हैं जितना आपको जरूरत है। -2 -3, ये हमारा माइनस में हो गया। ये वाला पार्ट हमारा प्लस में, ऊपर प्लस में, नीचे क्या हो गया माइनस में, -3 -4 -5। क्वेश्चन पूछ रहे एक्स इक्वल टू 3 का ग्राफ क्या होगा। तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस है हमारा, एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस, और वाई ओ वाई डैश क्या होता है हमारा वाई एक्सिस। तो हमें यहाँ पर एक्स इक्वल टू 3 का वैल्यू दिया हुआ है। अब 3 पॉइंट यहाँ पर है, जब 3 को हम लोग लोकेट करेंगे, ऐसे हम लोग खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो हमारा इस प्रकार का पिक्चर आएगा। तो जैसे हमने इस प्रकार का पिक्चर बनाया, तब आप देखिए पिक्चर कैसे बन रहा है। ओरिजेंटल लाइन, ओरिजेंटल लाइन जब भी होता है तो ऐसे होता है, यानी कि ये हमारा पेन हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। अगर इसको ऐसे हम लोग करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, क्षैतिज रेखा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जो खड़ा है ये वर्टिकल और जो लेटा हुआ है हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये पिक्चर जो है क्या है, खड़ा आया हुआ है ऐसे, यानी ये नहीं होगा। वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर, इसको हिंदी में बोलेंगे ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन, यानी कि हमारा सही होगा। स्लैंट लाइन मतलब होता है तिरछा, ऐसे जैसे आप राइट एंगल बनाते हैं, तो ये हो गया स्लैंट लाइन, जैसे सीधी की वही लगाते हैं हम स्लैंट हो गया। पॉइंट आप समझ ही रहे हैं, ये पॉइंट हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा वर्टिकल लाइन। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 2। ये आप 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं इक्वेशन को, 6 क्लास से, नॉट 8 क्लास, 6 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखो देखिए एक्स का वैल्यू क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 के जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे वैल्यू 7, ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, देयरफॉर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 3। हमारा आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पूछ रहे हैं कौन सी रेखा एक बिंदु पर कटती है, विच लाइन इंटरसेक्ट।
अब बीच लाइन इंटरसेक्ट मैंने पहले बताया था, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इस प्रकार का पिक्चर आना चाहिए। और इसका सर्कुलर क्या था, नियम क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसे आ जाता है तो हमारे कहेंगे कि एक पॉइंट पर कट रहा है। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो यहाँ पर तो दिखने से ही लग रहा है जैसे कि हम इससे हम डिफाइन कर लिए a1 का वैल्यू हमारा क्या है, कोफिशिएंट a है यानी कि 1, और b1 का वैल्यू भी क्या हो गया 1, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो x से ये कंपेरिजन किया हमने, तो a का कोफिशिएंट क्या हो गया, गुणांक क्या हो गया 1, यहाँ b का गुणांक क्या हो गया 1, और c का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर -4। सी का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमारा a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो आप चेक कीजिए, पहले हमने क्या किया, a1/a2 निकाला, तो a1/a2 क्या निकालोगे, a1 का वैल्यू 1 और ये 2। फिर क्या निकालेंगे, b1/b2 निकालो, तो b1 क्या है 1 और b2 क्या है 2। फिर क्या निकाल लेंगे हम लोग, c1/c2, c1 हमारा क्या है -4 और ये हो गया -2, ये हमारा 1/2 आ गया। यानी कि पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, a1 a2 b2, a1 b1 c1 डिफाइन कर लेना पहले इक्वेशन से, फिर दूसरे इक्वेशन से a2 b2 और c2 डिफाइन कर लेंगे। फिर हमारा काम क्या है, तुरंत इसको पहले हम लोग कर लेंगे। अब हम कल ये जानते हैं कि हमारा नियम क्या है, हमारा क्या होना चाहिए, ये अगर एक कंडीशन आ गया, यही इक्वेशन है, इसी बारी बारी से हम लोग इक्वेशन को हैंडल करेंगे। अगर ये इक्वेशन देखेंगे किस में आ रहा है तो वही हमारा आंसर होगा। तो आप देखो a1/a2, और कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हो कह रहा है, ये तो बराबर आ जा रहा है, ये हमारा ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि पहला इक्वेशन क्या बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इसका पहचान हम फटाक से कर लेंगे, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब क्या है, ये भी सेम नहीं होगा, यानी कि हमारा एक बिंदु पर नहीं कटेगा। यहाँ भी देखो माइनस है, यहाँ माइनस, इसे पहचाने का तरीका ये भी नहीं होगा, यहाँ पर प्लस और माइनस ये हमारा बिल्कुल चेंज होगा, यानी कि हमारा इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हमारा आंसर सी है। समांतर रेखाओं के हल कितने होते हैं, मैंने भी बताया, समांतर रेखा कोई हल नहीं, नो वैल्यू, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं निकलेगा, जब हल तभी निकलेगा जब इंटरसेक्ट करेगा, जब एक पॉइंट पर कटेगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक नहीं हुआ, जीरो, यानी कि यहाँ पर कोई हल नहीं। रैखिक समीकरण का समान रूप है, अभी मैंने बताया एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ये नहीं होगा, स्क्वायर लगा हुआ ये भी नहीं होगा, एक्स वाई है, ये हमारा इंटरसेप्ट है, ये नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये यहाँ पर एक अवरोध पूछ रहा है आपको, ये इंटरसेप्ट पूछ रहा है, ये आपके सिलेबस का नहीं है, ऐसे ऐसे आप देख लीजिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये आपके सिलेबस का नहीं है। इसका इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, इस 12 को हटाना है हमें, तो इस 12 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3x प्लस 2y बाई 12 इक्वल टू 12/12, इसको सॉल्व करेंगे, बाई फर्केट करेंगे, तो 3x बाई, ये हमारा क्या हो जाएगा 3x/12 प्लस 2y इक्वल टू 12 इक्वल टू 1, इसको हम काटेंगे 4, ये हमारा क्या हो जाएगा 6, यानी x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। हमारा पूछ रहा है x का अवरोध क्या है, तो 4 हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा, ये आपके सिलेबस का नहीं है, आप इसको देख भी सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। दो रेखाएं यदि समान हो, कह रहा है कि ये रेखा, एक ये कंडीशन हो सकता है, एक ये हो सकता है, और एक क्या होगा, एक पर ही ओवरलैप होता है। तो क्या कह रहा है, दो रेखा समान हो तो हलों की संख्या क्या होगी, मैंने बताया था, इसमें कोई हल नहीं, इसमें एक हल, इसमें अनेक हल, यानी कि अपरिमित, इनफाइनाइट, अनेक हल। तो क्या कर रहा है, हलों की संख्या क्या हो जाएगी, दो रेखा समान है, इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा
अलग। x माइनस वन, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ निकालिए a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू -1 और c1 का वैल्यू -1, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -2, c2 का वैल्यू -2। अब हम क्या निकालेंगे, a1 b1 c2। a1 क्या है, 1/2, b1 क्या है, -1 -2 -1 -2, यानी कि ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाए 1/2, फिर कैंसिल हो जाए 1/2। अब देख रहे हैं क्या आ रहा है इस प्रकार, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये हमारा क्या हो गया, एक ही लाइन पर दोनों रेखा है, एक ही पर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कोइंसाइड है यानी संपाती है, इसे बोलेंगे अनेक हल होंगे। क्या हो जाएंगे, अनेक हल होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कोइंसिडेंट क्या हो जाएगा, संपाती, हिंदी में बोलेंगे संपाती। बहुत सारे हल हो जाएंगे। अब ट्रिक भी है, देखो यहाँ पर माइनस है एक्स है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है 2 है 2 है, ये क्या हो जाएगा, देखते ही पहचान में आ जाएगा। ग्राफ विधि में हल क्या दिखाता है, मान लेते हैं ग्राफ विधि है, इसमें आपने कोई सॉल्व किया, एक्स और वाई है, मान लेते हैं पॉइंट आ गया, तो क्या हल होता है, हल क्या दिखाएगा, ये हमारा इंटरसेक्ट है, यानी कि प्रतिच्छेदन रेखा है। यदि जिस ग्राफ से हमें ये आंसर निकल जाता है, एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाता है, तो हम उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट यानी प्रतिच्छेदन रेखा, ऐसे। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। दो रेखाएं यदि एक ही बिंदु पर मिलती है, सेम है, दो रेखाएं जब एक ही बिंदु पर मिलती है तो क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग। अभी बताया मैंने, ये इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 11, y का मान निकालना है, एक से वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है 2, तो आप एक से वैल्यू निकाल करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है। y = 5, y = 5, ये हमारा ग्राफ है, ये मैंने बताया y, और ये y डैश, ये हमारा क्या हो गया x डैश, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो y इक्वल टू, मान लेते हैं y यहाँ 5 होगा, तो ये लाइन को आप ऐसे मिलाओ, ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, तो क्या आ रहा है, ये x एक्सिस के सामने क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है ऐसे, एक सीधी लाइन आ रहा है। तो वर्टिकल लाइन तो होगा नहीं, जैसे उस समय हमने x का वैल्यू लिया था, तो वर्टिकल ऐसे होता है, और हॉरिजॉन्टल कैसे ऐसे होता है, स्लैंट ऐसे होता है, और पॉइंट ऐसे होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सीधी रेखा जा रही है, यानी हॉरिजॉन्टल जा रही है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। ब्रीफली मैंने शुरू में बता दिया था कि रैखिक समीकरण क्या होता है और कोफिशिएंट कैसे होते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तीन जो नियम होते हैं उसी के बेस पर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और आसानी से जानकारी हासिल कर लेते हैं कि हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़े या नहीं बढ़े। यदि इंटरसेक्ट हो जा रहा है, यानी कि अद्वितीय हो जा रहा है, एक बिंदु पर दो रेखा काट दे रहा है, तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन जब समांतर हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, तो एक भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और तो हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। फिर क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, यानी संपाती होता है, एक ही लाइन पर दोनों हो जाते हैं, फिर हम आगे की प्रक्रिया रोक देते हैं, क्योंकि अनेक हल होंगे, तो फिर हम लोग कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अक्ष के समांतर होती है, मान लेते हैं ये ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ बनाए, एक्स एक्स डैश, अब हमें y ये हो गया, y डैश, एक अक्ष के समांतर, तो मान लेते हैं कोई समांतर ऐसा आपने बना दिया, तो क्या कर रहा है, एक अक्ष के समांतर, तो क्या हो सकता है, अब देखो एक अक्ष के समांतर, y = x तो होगा नहीं, ओवरलैप हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ये लाइन और ये लाइन ऐड करेगा तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ क्या कर रहा है, x अक्ष के समांतर सॉरी, एक से समांतर क्या हो जाएगा, y = 4, यानी कोई y = अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम देखा था, y का वैल्यू जब बनाते हैं तो क्या हो जाता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं।
अब देखो यहाँ पर x इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, x है, x डैश y y डैश, x हमारा 0, यानी कह रहा है कि x का वैल्यू पहला, ये जो हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ऑर्डर पे बनाते हैं, तो x का वैल्यू 0 है, और ये क्या हो गया y, यानी कि ये 0 सारे क्या है, 0 1 2 3 सब इसी लाइन पे कह रहा है, यानी x का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू क्या होगा, ये क्या कर रहा है, x रिप्रेजेंट, तो ये क्या हो जाता है, y एक्सिस। तो x अक्ष पर जो होता है, ये क्या दिखाता है आपको, एक तरह से ये हो जाएगा x इक्वल टू 0, ये आपको ओरिजिन दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ओरिजिन। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 4x माइनस 2y इक्वल टू 2। फिर आप इससे क्या कीजिएगा, a1 का वैल्यू 2 और b1 का वैल्यू -1 और c1 का वैल्यू -1, a2 वैल्यू 4, b2 वैल्यू -2, c2 वैल्यू 2। हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 निकालेंगे, 2 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2, b1 बाई b2 1 बाई -1 -2 1 बाई 2, ये हमारा हो गया c1 बाई c2, यानी 1 माइनस माइनस, और ये हमारा क्या है, -2, यानी कि ये भी हो गया हमारा 1/2। इस प्रकार देख रहे हो, ये सारे क्या हो रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, सारे इक्वल आ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल तो होगा नहीं, क्योंकि सब इक्वल है, ये नहीं होगा, वन साइड कॉन्सिडेंट हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे पर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर होगा डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, ये जैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो पॉइंट होगा नहीं, कर्व होगा नहीं, सर्किल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, लाइन यानी रेखा होगा। ये भी आसान है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, एक से वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, वैल्यू पुट करके हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। y अक्ष के समांतर है, यानी कि ये हमारा ग्राफ हो गया, y y डैश, कह रहा है y अक्ष के समांतर है, तो y कोई एक्सिस है, इसके पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, x पर ही कोई पॉइंट होगा ना, यानी कि अगर ये y अक्ष के समांतर है, तो क्या हो जाएगा, x अगर 3 लेते हैं यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर है, लेकिन समांतर कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये कह रहा है कि आपस में क्या होगा, तो हम इससे क्या करेंगे, a1 यहाँ हल सॉल्व करने के लिए नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या होगा, a1 का वैल्यू क्या है, 1, b1 का वैल्यू क्या है, 1, c1 का वैल्यू क्या है, -5, a2 का वैल्यू क्या है, 1, b2 का वैल्यू क्या है, -1, और c2 का वैल्यू क्या है, -1। फिर हम सिमिलरली पहले की तरह करेंगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, है ना, तो a1 क्या हो जाएगा, 1 बाई 1, ये क्या हमारा 1, b1 बाई 1, यहाँ पर क्या है, b1 1 बाई -1, और यहाँ पर -5 -1, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा -1 हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये और ये इक्वल नहीं है, यानी कि हम लोग a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 पर हम लोग काम करेंगे, ये हमारा रिजल्ट आएगा, क्योंकि a1 -1, यानी कि हम इसको वैल्यू निकाल सकते हैं, जब वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका मतलब होता है कि दोनों रेखा का लाइन का हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे होगा, यानी एक पॉइंट होगा, यानी कि ये एक बिंदु पर कटेगी, क्या आंसर नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा। रैखिक समीकरण में अधिकतम कितने हल हो सकते हैं, तो अधिकतम कितने हल होते हैं, तो आपको जैसे बताया गया, जैसे ये होगा तो अधिकतम अनंत हल हो सकते हैं, ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। यदि दो रेखाओं के गुणांक समान हो, जब यहाँ पर मान लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, फिर यहाँ पर 2x
प्लस 3y इक्वल टू मान लेते हैं 4 या 5 कुछ भी दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या लग रहा है? ये कटने वाली होगी? नहीं। लंबवत होगी? नहीं। ये क्या हो जाएगा? एक ही रेखा पर ये होते चला जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये एक ही रेखा पर हो जाएगा, समांतर भी नहीं होगा। y इक्वल टू 0, ये हमारा मतलब है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है? ये मूल बिंदु है। क्या है ये? मूल बिंदु है। x इक्वल टू 5, अभी मैंने बताया x पर 5 अगर ऐसे ग्राफ है, 5 ऐसे क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर, यानी कि वर्टिकल। रैखिक समीकरण का समान रूप क्या है? तो यही पहला जो बताया गया था, आंसर होता है। दो रेखाएं जिनके हल नहीं होते हैं क्या कहलाती है? जब हल नहीं होते हैं तो क्या कहलाती है? ये समांतर। मैंने बताया ये कोई हल नहीं होगा, क्या बनेगा हम लोग? समांतर, यानी कि पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो रेखा एक दूसरे को पूरी तरह से हो तो उन्हें क्या पूरी तरह से, यानी कि एक दूसरे को वो ओवरलैप हो, तो क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट, यानी कि संपाती। इसमें x प्लस टू वाई इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू दिया हुआ है तो x y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। आप कर सकते हैं आसानी से। यहाँ की क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसमें से बारी बारी से हम लोग बैठाएंगे। पहला देखेंगे 1 1 to 2 हो जाएगा, 2 to 4, ये आंसर हमारा हो जाएगा बी। देखिए समीकरण के ग्राफ का आकार क्या होता है? ये कई बार बताया जा चुका है, सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। यदि दो रेखाएं लंबवत हो, लंबवत मतलब ऐसे, तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो ये आप सिलेबस का पर नहीं है, इसे m1 इंटू m2 माइनस 1, ये आपका बी आंसर होगा। ये 10 प्लस 2 का है। ये कह रहा है कि x प्लस वाई जीरो का ग्राफ किस बिंदु से गुजरता है? तो जब भी x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो, तो आप देखिए 1 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 0 नहीं होगा, तो हमारा ओरिजिन से होगा। यहाँ पर ढाल पूछ रहा है। एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ जैसे वाई इक्वल टू 3x प्लस 1 दिया हुआ है, तो अगर हम इससे कंपेरिजन करें तो एम कहते हैं हम लोग ढाल को, यानी कि स्लोप को। क्या बोलते हैं? स्लोप। जब स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे यहाँ ये क्लास में, तो एम इक्वल टू इसको बोलेंगे, एम इक्वल टू हमारा हो गया 3। क्या हो गया? आंसर बी। रैखिक समीकरण में कितने चर होते हैं? तो कितने चर होते हैं? जैसे कि x प्लस बी वाई प्लस सी, कितने चर हो गए? दो। x माइनस वाई का क्या अर्थ है? x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y, यानी ये आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि x प्लस एक्स और रोज पूछ रहा है, वही x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 10। हम यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूला में लगाने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तो 10 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो x बाई 10 प्लस वाई बाई 10 इक्वल टू 1। तो x का, और x का जो a हमारा वैल्यू हो गया 10, यानी आंसर बी। m क्या अभी मैंने बताया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m क्या हो गया? स्लोप हो गया, ढाल हो गया। यहाँ पर y इक्वल टू 2x प्लस सी, y का पूछ रहा है यहाँ पर, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये हमारा 10 प्लस 2 का है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। ये आप यहाँ पर हल पूछ रहा है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, ये 1, यहाँ भी क्या है? ये 1 है। तो सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारा 2x और ये हो गया 2, एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 2/2, 1। एक्स का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, आप लोग किए हुए हैं कितनी बार आपने, 1, एक्स का वैल्यू 1,
प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू क्या हो गया 1 और वाई का वैल्यू 0। रैखिक समीकरण में कुल कितने हल हो सकते हैं? तो रैखिक समीकरण में कुल कितने हल पूछ रहा है, तो केवल एक हल हो सकते हैं। देखो ये बड़ा कंफ्यूजन है। अगर ऐसे पूछ रहा है रैखिक समीकरण में कितने हल हो सकते हैं तो एक बोलेंगे, कुल कितने हल हो सकते हैं तो यहाँ पर अनंत भी बोला जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट हमारा वैल्यू क्या निकलता है एक, इसलिए हम लोग एक पर काम करेंगे। एक्स अक्ष जो है एक्स इक्वल टू किसको दिखाता है, तो एक्स इक्वल टू 0 ये हमारा किसको दिखाएगा, एक्स अक्ष को। यदि दो रेखाएं समान ढाल की हो, जब ढाल हमारा ये सेम है तो क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी यहाँ पर वैल्यू जो है बारी बारी से हम लोग रखेंगे। x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं और यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 ये हमारा 3 हो गया, तो ये हमारा 4 के इक्वल नहीं है। अगर हम 2 रख रहे हैं तो 2 2 4 प्लस 0 ये हमारा आंसर, यानी हमारे x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 2 और y का वैल्यू 0, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फेक्शन होगा। अभी बताया मैंने रैखिक समीकरण में चर की घात, ये हमारा x प्लस बी बाई सी, तो ये चर की घात क्या है 1, आंसर 1। x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये आपने कई बार किया है सवाल। x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स जगह पर यहाँ पर 4, तो y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। दो रेखाएं जो कभी नहीं मिलती है, जो कभी नहीं मिलती उसे क्या बोलेंगे हम लोग, समांतर। दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ होता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ का क्या होता है, हमेशा ऐसे होता है, सीधी रेखा। चलिए आज का जो है ये टॉपिक जो है समाप्त हुआ। लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल पर जितने सारे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब बोर्ड लेवल का था तो उस पर कराया गया, इससे क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि बहुत सारे बच्चे को स्टेटमेंट पर क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर स्टेटमेंट पढ़ के समझ लेते, इक्वेशन उन्हें सॉल्व करने आता है, लेकिन उस जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं उसको हम लोग न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना होता है, तभी जाकर के हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे लीनियर इक्वेशन स्टेटमेंट पर। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अच्छे तरीके से पढ़ाई में व्यस्त रहे। थैंक यू वेरी मच।